हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ दो कविताएं जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान और फसल, जिसे लिखा है प्रमुख लेखक नागार्जुन ने। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आप लोगों को लेखक परिचय एक्सप्लेन करूँगी, फिर इसके बाद में हम इन दो पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो लेखक है इनका नेम क्या है, इनका जो रियल नेम था या फिर मूल नेम था वो क्या था। तो नागार्जुन जी का मूल नाम वेदनाथ मिश्र था और उनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी। फिर वे अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता चले गए और 1936 में वे श्रीलंका गए। वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया, उनकी दीक्षा ली। फिर उसके 2 साल प्रवास मतलब अपने घर से दूर रहने के बाद में यानी कि विदेश में रहने के बाद में वो 1938 में स्वदेश यानी वापस भारत को लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। उन्होंने बहुत बार भारत की संपूर्ण यात्रा की है और 1998 में उनका देहांत हो गया। ये उनकी प्रमुख रचना है युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था। और ये जो बाकी है ये उनकी प्रमुख रचना है। नागार्जुन जी ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया गया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। मतलब उनके पूरी रचनाएं जितनी भी अभी तक उन्होंने रचित की है वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित हुई है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें से प्रमुख है हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी में मैथिली सम्मान रूप में लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। मतलब उन्होंने इतनी यात्राएं की थी तो मैथिली में यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति में यानी कि वो अपने काव्य में ज़्यादातर इन्हीं के बारे में बात उठाते थे और वे व्यंग्य में माहिर थे। तो इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। आप लोगों के पूछा जा सकता है कि आधुनिक कबीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपाल और साहित्यिक दुनिया के रूप में लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जनकवि है। सामायिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन के आंदोलन धर्मी कविताओं का व्यापक लोकप्रिय मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी की। उन्होंने दोनों प्रकार के छंदों में अपनी रचना की है। तो कविताओं का मैं आप लोगों को पहले सारांश से बता देती हूँ, फिर उसके बाद में हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यह दंतुरित मुस्कान, इस चैप्टर में 2 आप लोगों को पोएम दी गई है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। तो दंतुरित मुस्कान यह एक छोटे बच्चे की मासूमियत और उसके नए निकले दांतों वाली मुस्कान पर आधारित है। कवि जब लंबे समय बाद घर लौटते हैं तो बच्चे की इस मनमोहक मुस्कान को देखकर उनका सारा दुख, दर्द और अकेलापन दूर हो जाता है। और कवि कहते हैं कि बच्चों की मुस्कान इतनी जीवंत है कि यह किसी मत्रप्राय या बेहद कठोर दिल इंसान में भी जान फूंक सकती है। तो जो कवि है बहुत टाइम बाद अपने घर आए थे, तो उन्होंने छोटे बच्चों की मुस्कान देखने के बाद में उन्होंने पोएम रचित की थी। और छोटे बच्चों की मुस्कान ऐसी होती है कि वो मुर्दों में भी जान डाल दे, वो फत्तर दिल इंसान को भी एक कोमल हृदय यानी अच्छा बना दे। तो इस पोएम में यह वर्णित किया गया है कि छोटे बच्चों की मनोहरी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन जुड़ जाता है। फिर इसके बाद में उन्होंने फसल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया, कविता लिखी है
कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति से दूर ले जाकर कृषि संस्कृति के करीब लाती है। मतलब कि हम क्या है, कस्टमर्स है, हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं, लेकिन यह कविता हमें क्या, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, हम उनके पास ले जाते हैं और उनके संघर्षों को हमें दिखलाती है। कवि बताते हैं कि खेतों में लहलहाती फसल कोई जादू नहीं है, बल्कि वह नदियों के पानी, इंसानों के हाथों की मेहनत, लाखों करोड़ किसानों का श्रम और धरती की मिट्टी और सूर्य की किरणें और हवा, इन सब का मिला जुला रूप है। और यह कविता मनुष्य और प्रकृति की सुंदर तालमेल को दर्शाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में ललहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने के लिए किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले आती है, जिस पर मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यह दंतरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देंगी जान। धूली धूसर तुम्हारे एक गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो कवि इसमें कहते हैं कि तुम्हारे मुख से जो नए छोटे छोटे जो दांत निकले दिखाई दे रहे, तुम्हारी ये जो मनमोहक मुस्कान है वो क्या है, मृतक इंसान में भी जान डाल देंगी। मतलब कोई व्यक्ति अगर अंदर से बहुत निराश से भाव शून्य है तो उसके जीवन में भी एक नई उत्साह भर देगा और नई उमंग भर देंगी तुम्हारी यह प्यारी मनमोहक मुस्कान। फिर इसके बाद में धूली धूसर तुम्हारे एक गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। गात का अर्थ होता शरीर है और यह जलजात का अर्थ क्या है, कमल का फूल। तो कवि कहते हैं कि धूल मिट्टी से बना हुआ तुम्हारा यह नन्हा शरीर ऐसा लग रहा है मानो कोई सुंदर कमल का फूल तालाब को छोड़कर सीधे मेरी इस गरीब की झोपड़ी में आकर खिल गया है। हाँ, तो धूल धूसर मतलब धूल मिट्टी से बना हुआ तुम्हारा यह शरीर ऐसा लग रहा है मानो जैसे कमल खिल रहा हो। जलजात मतलब कमल का फूल खिला हुआ जो तालाब छोड़कर मेरी इस गरीब की झोपड़ी में आकर खिला हुआ है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस का अर्थ होता है इसमें स्पर्श या पत्थर या पाषाण। ठीक है, कवि कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर ही शायद कोई बहुत कठोर और पत्थर दिल जैसा रखने वाला इंसान भी पिघलकर प्राणी बन गया होगा। मतलब यानी कि अगर कोई कठोर दिल का है तो वह भी प्रेमी दयालु इंसान बन गया होगा तुम्हारा स्पर्श पाकर। इसके बाद में छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फालिका के फूल, बाज था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। एक बार फिर से, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बाज था कि बबूल। तुम्हारे छूने मात्र से एक ऐसा चमत्कार होता है कि जैसे चाहे सामने बांस का पेड़ हो या कांटों भरा बबूल, उससे भी शेफालिका के अत्यंत कोमल फूल झरने लगते हैं। भाव यह है कि तुम्हारे सामने आते ही क्रोधी और रूखा इंसान भी शांत होकर कोमल स्वभाव का हो जाता है। तो शेफालिका के फूल अत्यंत नरम और कोमल फूल होते हैं। तो मतलब तुम्हारे छूने के बाद में बांस और जो बबूल के पेड़ है वो भी, उस पर भी ऐसा लगने लगता है कि शेफालिका के सुंदर फूल खिलने लगे। पता ही नहीं चलता है कि वो बांस का पेड़ है या बबूल का। तो मतलब तुम्हारे सामने आने के बाद क्रोधी व्यक्ति भी शांत हो जाए और कोमल स्वभाव का हो जाए। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए। मतलब अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। कवि चूँकि बहुत दिनों बाद घर लौटे हैं इसलिए बच्चा उन्हें पहचान नहीं पा रहा है।
कभी पूछते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए, जो इस तरह बिना पलक झपकाए लगातार देख रहे हो? क्या तुम देखते देखते थक गए हो? अगर ऐसा है तो क्या मैं अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लूँ ताकि तुम्हें आराम मिल सके? कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी जल्दी पहचान नहीं पाते और इवन ऐसे लगातार देखते रहते हैं, कोई नया आदमी को या नया इंसान आ गया। तो उसी प्रकार लेखक अपने घर पे बहुत दिनों बाद आए हुए थे, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तुम मुझे भूल गए या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे जो इस प्रकार मुझे लगातार देख रहे हो? अगर ऐसा है, तुम थक गए होंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी नज़रों से छुपा लेता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आराम मिल सके। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। मतलब कवि कहते हैं कि कोई बात नहीं अगर हम पहली बार में एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए, लेकिन इसके साथ ही कवि बच्चे की माँ का आभार व्यक्त करते हैं, उनका आभार मानते हैं और कहते हैं कि अगर आज तुम्हारी माँ हमारे बीच माध्यम ना बनती, यानी कि मतलब उनकी माँ उसे ना संभालती और ना तो पापा से मिलवाती है अपने, तो वो कभी अपने बच्चे की इस प्यारी सी मुस्कान को नहीं देख पाते और ना ही जान पाते। तो इसलिए वो धन्यवाद कर रहे हैं उस बच्चे की माँ को। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्ना। तो बोलते हे बच्चे, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तो हमेशा बाहर विदेश पर यात्राएं करने वाला एक प्रवासी व्यक्ति हूँ, जो हमेशा यात्राओं पर घूमने चला जाता हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं एक पराया व्यक्ति हूँ। तुम्हारे यहाँ पे लिखा है चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मतलब मैं तुम्हारे लिए एक प्रवासी दूसरा अन्य व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं तो घूमते रहता हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। तो ये मधुपर्क का मतलब क्या है? पंचामृत। यहाँ पे मधुपर्क का अर्थ है पंचामृत, या माँ का वह दूध, या माँ का वह दूध प्यार है जो बच्चे को जीवन देता है। कवि कहते हैं कि मुझ जैसे अतिथि मेहमान से तुम्हारा भला क्या लेना देना या नाता रहा है। तुम्हें तो हमेशा तुम्हारी माँ अपनी उंगलियों से प्यार करती है और मधुपर्क मतलब अमृत के समान पोषण देती हुई आई है। इसके बाद में देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो इसमें कहा है कनखी मारना मतलब क्या होता है? तिरछी नज़रों से देखना, और छविमान यानी बेहद सुंदर। तो कवि कहते हैं कि जब तुम तिरछी नज़रों से मुझे देखते हो और फिर अचानक जब हमारी आंखें चार होती, मतलब जब हमारी आपस में नज़रें मिलती है, हाँ, और तुम मुस्कुरा देते हो, तो तुम्हारे नए दांतों वाली प्यारी सी मुस्कान मुझे अत्यंत सुंदर और मनमोहक लगती है, अत्यंत बड़ी ही छविमान लगती है। दंतरित मुस्कान जो नए दांतों वाली प्यारी सी मनोहर मधुर मुस्कान। तो इस कविता में लेखक ने छोटे बच्चों की प्यारी सी मुस्कान के बारे में बताया है कि कैसे मुस्कान देखते ही कोई भी इंसान, पत्थर दिल इंसान भी नरम कोमल स्वभाव का बन जाए। जीवन अगर उदासीन है तो उस उदासीन जीवन में भी चमक आ जाए उस छोटे बच्चे की प्यारी मुस्कान देखकर। तो आशा करती हूँ आपको इस पोएम का अर्थ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद में फसल, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहते हैं कि जब हमारे खेतों में फसल उगती है तो वह एक नदी नहीं, दो नदी के पानी से नहीं, बल्कि देश की अनेक ढेर सारी नदियों के पानी के जादू, अमृत प्रभाव, यानी कि जो पानी के जादू से ही वो सिंचकर तैयार होती है। जो फसल है वह एक नदी दो नदी से नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी अमृत जल से मिलकर वो तैयार होती है, उनके जादू से वो बड़ी बनती है। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा एक की नहीं, मतलब जो फसल तैयार हो रही है उसमें किसी एक का श्रेय नहीं होता है और ना एक दो इंसान का श्रेय होता है। जब वो बनता है तो फसल जब बनती है तो उसमें लाखों करोड़ों किसानों के हाथों का स्पर्श होता है, उनकी मजदूरी होती है, उनके हाथों की मेहनत होती है, जिससे वो फसल तैयार होती है। यह किसी एक या दो खेतों की नहीं बल्कि 1000 खेतों की अलग अलग मिट्टी
और उपजाऊ शक्ति और उसका प्राकृतिक गुणधर्म का परिणाम है। यहाँ पे हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, यानी अलग अलग खेतों की मिट्टी के गुणधर्म, उपजाऊ शक्ति और उसके प्राकृतिक गुणधर्म का परिणाम है जो वो फसल तैयार हो रही है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो मतलब कवि स्वयं से प्रश्न पूछते कि आखिर यह फसल क्या है, फिर वे खुद से जवाब देते हुए कहते हैं कि वास्तव में फसल अपने आप में कुछ अलग चीज़ नहीं है, बल्कि यह नदियों का पवित्र पानी का जादू है और हाथों के स्पर्श की महिमा है। मतलब जो इंसानों की मेहनत है, जो इतने हाथों से काम करते हैं कि उनके स्पर्श की वो मेहनत का सुंदर मीठा फल है। फिर भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्मय रूपांतर है। सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मतलब जो फसल मिट्टी के अलग अलग रूप, जैसे आप लोगों को पता होगा मिट्टी बहुत अलग टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो अलग अलग मिट्टी के गुणों का धर्म है, उनके पोषक तत्व जो मिट्टी में होते हैं वो उनका एक रूपांतरण है। जैसे सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप, जिससे भोजन बनाते हैं पौधे, अपना भोजन बनाते हैं सूरज की किरणों से, और वो बहती है हवा कि उस संकोच और थिरकन का रूप है जो पौधों को डोलना और सांस लेना सिखाती है। संक्षेप में फसल प्रकृति, पानी, मिट्टी, धूप और मानव श्रम का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, एक प्यारा सा भेंट है। मतलब जो किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं और जो बहुत सारी नदियों का पानी, हवा, सूरज की रोशनी और मिट्टी का उपजाऊपन, ये सब सारे मिलके क्या बनाते हैं? फसल का निर्माण करते हैं। तो फसल क्या है? खेतों में एक या दो इंसान की मेहनत नहीं है, इन सारे लोगों की मेहनत का एक जादू है जो हमें खाने के लिए मिलता है। तो यह 2 पोएम नागार्जुन जी ने लिखी है, आपकी क्लास 10th की पोएम है जो मैंने एक्सप्लेन की है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए है, तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।